रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसी के क्रम में आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा 1275 के 1275 का जो 25 फरवरी को एग्जाम हुआ था, उसमें दोस्तों हम लोग मेंस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग 1 से लेके 100 तक सभी प्रश्न को देखेंगे, और जिसका दोस्तों आप एग्जाम नहीं दिए हैं या दिए हैं, अगर आपका इसमें 75 प्लस नंबर आ रहा है तब माना जाएगा कि आप दरोगा के लिए तैयार हैं। इससे कम नंबर में आपका रिजल्ट नहीं होने जा रहा है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और देखिए आप कितना नंबर इसमें ला पाते हैं, ताकि आपको तैयारी का अपना पता चल सके। और इसका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पर प्राप्त हो जाएगा, तो जो भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं प्लीज जुड़ जाइएगा। चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर को। और आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच है और आप लोग बनाइए, देखिए क्या इसका आंसर होने वाला है। पहला दिया गया है, अमनगर बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो अमनगर बाघ रिजर्व कहाँ पर है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा कितने बाघ रिजर्व हैं, ये भी पूछ सकता है आगे आपको, तो याद रखिएगा 4 बाघ रिजर्व वहां पर हैं। अच्छा, कौन कौन है? तो याद रखिएगा एक हो गया आपका अमनगर, क्या याद रखेंगे? अमनगर हो जाएगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा पीलीभीत, क्या याद रखेंगे? पीलीभीत याद रखेंगे। तीसरा आपका याद रखिएगा दुधवा, क्या बोलेंगे? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, दुधवा बाघ मतलब रिजर्व पार्क, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और चौथा आपको याद रखना है क्या हो जाएगा? एक और आपका था रानीपुर, कौन था दोस्तों? रानीपुर। तो इतने उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, तो ये सभी चीजों को एकदम आपको ध्यान देनी है। यहीं से याद रखेंगे बाघ, यहाँ पर आता है बाघ यानी कि टाइगर। टाइगर रिजर्व याद रखिएगा सबसे पहले प्रोजेक्ट जो आया गया था वो कब आया गया था? तो याद रखिएगा 1973 में ये प्रोजेक्ट आया है। कब दोस्तों? 1973 में। और इसको किसने लाया है? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी। कौन याद रखेंगे? इंदिरा गांधी जी को याद रखेंगे, ठीक है। तो इतना चीज आपको ध्यान देनी है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चड़क किस वंश से संबंधित थे? चरक आपको याद रखना है, चरक एक प्रकार का क्या थे? याद रखेगा वैद्य थे। और ये किस वंश से संबंधित थे? ये आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मौर्य वंश से था, गुप्त वंश से था, शक वंश से था या कुषाण वंश से? तो ये हो जाएगा दोस्तों कुषाण वंश। कुषाण वंश के किस शासन के दरबार में चरक रहते थे? तो याद रखेगा कनिष्क के शासन के दरबार में रहते थे। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। अच्छा, याद रखना यहाँ पर कनिष्क, कनिष्क को याद रखेगा हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीय अशोक के नाम से जानते हैं। क्या रखेंगे? द्वितीय अशोक के नाम से किसको जानेंगे? कनिष्क को रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर बात आता है कनिष्क के समय में याद रखेगा चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। क्या याद रखेंगे? चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। तो वो कहाँ पर हुआ था? तो याद रखेगा कश्मीर में हुआ था। कुंडल वन के कश्मीर में हुआ था, जिसका याद रखेगा किसके शासन में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अच्छा, इसके आपको पूछा जाएगा अध्यक्ष कौन था? चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष आपका कौन हो जाएगा? वसुमित्र हो जाएगा। और इसका उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो याद रखेगा उपाध्यक्ष चतुर्थ बौद्ध संगति में, तो वो हो जाएगा आपका अश्वघोष। कौन हो जाएगा? अश्वघोष हो जाएगा। और ये सभी जो थे, ये सभी किसके दरबार में रहते थे? तो याद रखेगा कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार में और रहता था, आपको याद रखनी है नागा अर्जुन। क्या याद रखना है? नागा अर्जुन को याद रखेगा। अच्छा, यहाँ पर बात आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश का दोस्तों संस्थापक कौन हो जाएगा? ये आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा कुजुलकुड-फिशस। क्या याद रखेंगे? कुजुलकुड-फिशस को याद रखिएगा, ठीक है। अगर इसका वास्तविक संस्थापक आपको पूछेगा, क्या रखेगा? वास्तविक संस्थापक अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका भीमकुट-फिशस। क्या रखेंगे? भीमकुट-फिशस। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। मौर्य वंश का संस्थापक आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या याद रखेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य को याद रखेंगे, तो ये चीज ध्यान देनी है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? श्रीगुप्त हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग की तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी और आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उस समय पूछा गया था, अयोध्या दीपोत्सव में 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था? तो ये 22 लाख प्लस था। और ये किसने जला था? तो याद रखेगा वहां का सीएम उस समय कौन था? यूपी का, याद रखेगा आदित्य योगी नाथ। क्या याद रखेंगे? आदित्य योगी नाथ जी थे, उसी के द्वारा जो है याद रखेगा ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। तो ये भी चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको करंट अफेयर्स की दृष्टि से इसको ले सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ? देखिए, बिहार मानवाधिकार आयोग की बात करिएगा तो ये दोस्तों 2000 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन ये कार्य करना स्टार्ट कब से किया? 2008 से स्टार्ट किया था। अच्छा, यहाँ पर पूछा जाएगा, याद रखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। क्या रखेंगे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करिएगा तो ये कब हुआ था? तो 1993 में इसका गठन हुआ था। और ये एक प्रकार का गैर संवैधानिक आयोग है, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर ने डिस्परेट क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया था? ये चीज पूछा गया।
तो भीमराव अंबेडकर का जन्म याद रखिएगा दोस्तों कब हुआ था, तो याद रखनी है 1891 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, तो मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। जाति से दोस्तों ये याद रखिएगा क्या थे, एक मतलब कि बोल सकते हैं एसटी एससी में आते थे, तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है, एससी में आते थे, ठीक है। और इसने जो एसोसिएशन की डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किया था, ये कब किया था, 1930 ईस्वी में किया था। इनके द्वारा 2 पत्रिका किया गया था, तो याद रखिएगा 1920 में किया गया था मूक नायक पत्रिका। क्या याद रखेंगे, मूक नायक पत्रिका, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान देनी है। और 1927 ईस्वी में इसके द्वारा क्या किया गया था, तो याद रखिएगा बहिष्कृत बोल सकते हैं, बहिष्कृत भारत का गठन किया गया था। तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा, पत्रिका ये दोनों आपका हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ एकदम ध्यान दीजिएगा। भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति हुए जो याद रखिएगा सभी गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया, चाहे वो प्रथम हो, द्वितीय हो या तो तृतीय हो। ये चीज़ भी एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है। यहाँ पर बात कर रहा है उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाएगा, तो याद रखिएगा राज्यसभा के संकल्प के द्वारा। क्योंकि जब अनुच्छेद 64 को पढ़िएगा तो यहाँ पर बोला गया है कि उपराष्ट्रपति जो है, याद रखिएगा क्या बोला गया है, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या बोलेंगे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति, ये बोला गया है अनुच्छेद 64 में। इसीलिए जब भी उपराष्ट्रपति को हटाएगा तो राज्यसभा के संकल्प द्वारा हटाएगा। उपराष्ट्रपति की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 63 में की गई है। 64 में बोला गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मतलब कि बोल सकते हैं पदेन सभापति होगा। 65 में दोस्तों बोला गया है कि याद रखिएगा जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहे तो उसके जगह पे कौन कौन काम कौन करेगा, तो वो उपराष्ट्रपति करेंगे। 66 में दोस्तों निर्वाचन की बात की गई है। और 67 में दोस्तों योग्यता की बात की गई है। और 66 में दोस्तों आपको पद की भी बात की गई है, यानी कि कार्यकाल की बात की गई है। 68 में दोस्तों याद रखिएगा इनके दोस्तों कार्यों के बारे में बताया गया। और 69 में दोस्तों इनका क्या बताया गया, शपथ के बारे में बताया गया है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में आप लोग बता सकते हैं कि भारत के अभी उपराष्ट्रपति कौन है और वो किस क्रम के हैं, तो आपको याद रखना है जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जगदीप धनखड़ जी को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उत्कल दिवस किस राज्य द्वारा मनाया जाता है। तो उत्कल दिवस दोस्तों कब किसको मनाते हैं, उड़ीसा राज्य के द्वारा। याद रखिएगा बिहार राज्य का प्रांत का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसमें दोस्तों बिहार राज्य का जब गठन हुआ था, इसमें दोस्तों आपका उड़ीसा सम्मिलित था। लेकिन उड़ीसा जो है बिहार राज्य से अलग होकर प्रांत कब बना था, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। इसी 1 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। ये तो आपको पता होगा कि आर्द्र भूमि दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे इसको हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की दृष्टि से आपको 3 दिवस तो एकदम ध्यानपूर्वक याद रखना चाहिए। आपने देखा होगा कल जब हमने आपको पीटी का फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट कराया तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। आपको याद रखना है 22 वाला फैक्टर, 22 मार्च, आपको 22 अप्रैल पूछा जाएगा और दोस्तों आपको 22 मई पूछा जाएगा। ये तीनों डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बिहार पुलिस या बिहार दरोगा या बीपीएससी के दृष्टि से। 22 मार्च को आपका क्या हो जाएगा, बिहार दिवस हो जाएगा। इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व जल दिवस भी मनाते हैं। 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और 22 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, याद रखिएगा जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये तीनों डेट एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया। सबसे बड़ा अगर अशोक चक्र की बात करेगा तो ये दोस्तों कहाँ पर है, टोपरा कला। टोपरा कला अशोक चक्र का सबसे बड़ा स्थापित है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर पड़ता है, याद रखिएगा हरियाणा में। कहाँ पर दोस्तों, हरियाणा में पड़ता है। और ये सबसे भारी भी है, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध गया में याद रखिएगा गौतम बुद्ध को दोस्तों क्या हुआ था, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध को आपको याद रखना है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे, याद रखिएगा निर्जला नदी के तट, या तो इसी को बोलते हैं रिजुपालिका नदी के किनारे, ठीक है, सॉरी फल्गु नदी के किनारे, ठीक है। सारनाथ में दोस्तों क्या हुआ था, गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश, प्रथम बार उपदेश जो दिया था वो कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। और इसको हम लोग क्या जानते हैं, तो याद रखिएगा धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन को बुद्ध के रूप में जाना जाता है। ये चीज़ ध्यान देनी है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताश के पत्तों में से लाल पत्ती की रानी को नहीं रहने की संभावना, यानी रही रहने की संभावना आपसे पूछ रहा है। तो ताश में आपको ध्यान देनी है कितने पत्ते होते हैं, तो आपको रखेंगे 52। तो आपका नंबर ऑफ टोटल कितना हो गया, तो 52 हो गया। अब इसमें जो है याद रखिएगा 26 आपका होता है ब्लैक और 26 आपका होता है रेड।
26-26 होता है दोनों दोस्तों। तो यहाँ पर से आपको पूछ रहा है रानी, तो 26 लाल पत्ती की रानी, तो लाल पत्ती में 26 रानी कितना होगा, तो 2 होगा। याद रखिएगा नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया दोस्तों, तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2। तो 26 में दोस्तों नहीं बोल रहा है नहीं रहने की, तो 26 में जब 2 घट जाएगा तो ये कितना बचेगा, 24 बनेगा। तो यही हो गया आपका टोटल इवेंट आपका कितना हो जाएगा। तो याद रखिएगा टोटल इवेंट की बात करेगा तो नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा बटे नंबर ऑफ टोटल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो 24 बटे आपका टोटल कितना है, 52 है। इसको जब कटाइएगा तो ये दोस्तों कितना बार में कटेगा, 4 से 6 बार में, 4 से 13 बार में। यहाँ से बोल सकते हैं 6 बटे 13 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको समझ में आ गया, इस तरह के प्रश्न को आप इसी तरह से बनाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्वारनद मुख एक्सचुड़ी कौन सी नदी बनाती है। देखिए ज्वारनद मुख एक्सचुड़ी जो है 2 ही नदी बनाती है, याद रखिएगा एक आपका होगा नर्मदा नदी और दूसरा आपका होगा ताप्ती नदी। तो ऑप्शन में जिस तरह से रहेगा तो वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। यहाँ पर ताप्ती नहीं दिया था, ताप्ती नदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी याद रखिएगा, एक्सचुड़ी सबसे पहले समझिए किसको कहेंगे। मान के चलिए नदी यहाँ से बहकर चल रहा है दोस्तों, और ये अपने मुहाने पर जो है अपना कंकर पत्थर अपरदन को रोक कर दोस्तों, इसको दोस्तों याद रखिएगा ये डेल्टा का निर्माण करती है। तो यही दोस्तों ये दोनों नदी जो है डायरेक्ट दोस्तों अरब की खाड़ी में गिर जाता है, इसीलिए ये दोनों जो है मुहाना नहीं बनाता है बल्कि एक्सचुड़ी का निर्माण करती है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों नर्मदा नदी की लंबाई की बात करेगा तो ये दोस्तों कितना होता है, 1312 किलोमीटर की लंबाई है। और ये कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से ये निकलती है, ठीक है। इसकी कई सारी सहायक नदियां होती है, जैसे आपका हो गया ओरसंग, क्या याद ध्यान रखेंगे, ओरसंग रखेंगे, तावा रखेंगे, उसके बाद आपका हो जाएगा बंजर, उसके बाद हो जाएगा शेर। ये सब दोस्तों किसकी सहायक नदियां हैं, तो याद रखिएगा नर्मदा की सहायक नदियां हैं। ये भी चीज़ ध्यान देनी है। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है गोदावरी। गोदावरी दोस्तों कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा नासिक के, महाराष्ट्र के नासिक के त्रिमकम पहाड़ी से निकलती है। क्या रखेंगे, त्रिमकम पहाड़ी से निकलती है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और अपना जल जो है याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसकी अगर लंबाई की बात करेगा तो ये लगभग 1465 किलोमीटर की लंबाई है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे हो गया आपका वैनगंगा, क्या तो वैनगंगा, उसके बाद हो जाएगा पैनगंगा, ठीक है। ये सब दोस्तों किसकी है, मंजीरा, ये सब दोस्तों किसकी है, तो याद रखिएगा मंजीरा हो गया, प्राणहिता हो गया, ये सब दोस्तों याद रखिएगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। कावेरी दोस्तों कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और ये अपना जल दोस्तों आंध्र प्रदेश के होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे हो गया इंद्रावती, अकड़ावती, ये सब दोस्तों याद रखिएगा कावेरी की सहायक नदियां, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। महानदी दोस्तों याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के सिंघवा श्रेणी से निकलती है दोस्तों, और अपना जल ये भी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिराती है। जैसे इसका दोस्तों कई सारी सहायक नदियां हो जाएगा, जैसे हो गया सीब हो गया, मांड हो गया, हंसदो हो गया, जो हो गया, ईब हो गया, ये सब दोस्तों इसकी सहायक नदियां हैं। तो सभी नदियों को आपको सहायक नदियां, उसका दोस्तों उद्गम कहाँ है, उस दोस्तों अपना जल कहाँ गिराती है, इतना चीज़ आपको ध्यान देनी है। बस आप लोग इसी प्रैक्टिस सेट में बने रहें, आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था। तो इब्न बतूता की बात करेगा तो इब्न बतूता दोस्तों किस सदी में भारत आया था, तो याद रखिएगा 14वीं सदी में, यानी कि 1333 ईस्वी में ये भारत आया था। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा 14वीं सदी में। इब्न बतूता का दोस्तों एक रचना है, याद रखिएगा उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रहला। क्या दोस्तों, किताबुल रहला का रचना किसने किया था, इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, तो याद रखिएगा मोरक्को का रहने वाला था। ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। इब्न बतूता किसके दरबार, किसके मतलब शासनकाल में आया था, MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति का इकाई पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका वाट। क्या हो जाएगा दोस्तों, वाट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। जूल का क्या होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा जूल का अगर पूछेगा जाएगा यहाँ पर ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है। ये चीज़ ध्यान देनी है। कुलम्ब दोस्तों इसका आवेश होगा, क्या होगा, आवेश का क्या होगा, कुलम्ब होगा। बोल्ट दोस्तों किसका होगा, विभवांतर का क्या होगा, बोल्ट होगा। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सभी अम्ल में पाए जाने वाले तत्व है। देखिए अम्ल की बात करेगा तो अम्ल में दोस्तों क्या पाएगा, हाइड्रोजन। वही दोस्तों क्षार में बात करेगा ये आपका हो जाएगा OH, ठीक है। जैसे हो गया NaCl, ठीक है। NaCl एक प्रकार का लवण हो गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों अम्ल और जब क्षार की अभिक्रिया किया जाता है तो ये लवण बनता है। जैसे आपका हो गया H2O, ये एक प्रकार का क्या है, जल है। जल में दोस्तों हाइड्रोजन है तो ये एक प्रकार का मानेंगे। जैसे HCl हो गया, HCl एक प्रकार का क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। वही दोस्तों NaOH एक प्रकार का क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा क्षार। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अम्ल दोस्तों यहाँ पर से एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अम्ल दोस्तों याद रखिएगा क्या करता है, नीला लिटमस को दोस्तों क्या बनाता है, लाल में रूपांतरित करता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा।
और आपका बेस जो है, क्षार जो है क्या करता है, वो याद रखिएगा, ये दोस्तों लाल को क्या किस में परिवर्तित करता है, तो नीला में परिवर्तित करता है। इसका ट्रिक याद करिएगा, अनील। क्या याद रखिएगा दोस्तों, अनील, यानी कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करते हैं, यानी कि प्रकाशिक तंतु, इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर। क्या याद रखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर के नाम से जानते हैं। और ये दोस्तों याद रखिएगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के काम करता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसमें दोस्तों आपको पता चलेगा, जब भी आप किसी रेगिस्तान में या रोड पे चल रहे होंगे, वहाँ पर दोस्तों आपको पानी दिखा हुआ प्रतीत होता होगा आगे। ये दोस्तों एक प्रकार का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, मृग मरीचिका भी बोलते हैं। क्या दोस्तों, मृग मरीचिका भी इसी को बोला जाता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। प्रकीर्णन में दोस्तों क्या होता है, याद रखिएगा, प्रकाश का जैसे ही प्रकीर्णन होगा, इसमें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, रंग का प्रतीत होगा। जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देना, जहां भी रंग की बात करेगा वहां पर प्रकीर्णन आपको टिक करनी है। यहाँ पर अपवर्तन का जब बात करेगा तो आपको जल से जितने भी घटना संबंधित होंगे उसमें आपको अपवर्तन देना है। जैसे सिक्के का मुड़ा हुआ प्रतीत दिखना, छड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत दिखना, मछली थोड़ा ऊपर दिखता है, ये सब जल का जहां भी बात करेगा वहां पर आपको अपवर्तन ठीक करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया। एक ठोस गेंद का व्यास जो है 4.2 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, और बोला गया इसका डेंसिटी भी दिया गया है, याद रखिएगा, 8.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो तो गेंद का द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान बराबर क्या होता है, याद रखिएगा, यहाँ पर से आपको घनत्व दिया गया है, याद रखिएगा, घनत्व बराबर क्या होता है, याद रखिएगा, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो यहाँ पर से आपको घनत्व भी दिया गया है, द्रव्यमान भी दिया गया है, तो द्रव्यमान निकालना है, आयतन भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा 345.39, तो इसको एकदम आपको याद रखनी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन संयोजी उत्तक नहीं है, ये सवाल पूछा गया। संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक कहने का मतलब हुआ कि एक चीज को दूसरे चीज से जोड़ना। क्या दोस्तों, एक सामान को दूसरे सामान से जोड़ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, याद रखिएगा, संयोजी उत्तक बोलते हैं। संयोजी उत्तक उपास्थि, उपास्थि इसको किसको बोलते हैं, कार्टिलेज को बोलते हैं। जिस तरह की आपका कान किस हड्डी से बना है, कार्टिलेज से। इसके अध्ययन को भी हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या दोस्तों, कार्डियोलॉजी कहते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अस्थि मतलब हड्डी, हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, इसके अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये सभी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। रक्त भी दोस्तों आपका याद रखिएगा तरल संयोजी उत्तक है। क्या बोलेंगे, तरल संयोजी उत्तक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। हार्मोन आपका किसी भी प्रकार का उत्तक नहीं है। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात आता है थोड़ा सा रक्त, तो रक्त के संबंधित थोड़ा सा जानकारी आप यहाँ पर से लीजिए। रक्त का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा कार्ल लैंड स्टीनर ने इसका खोज किया था। अच्छा दोस्तों, याद रखिएगा रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। रक्त के कितने समूह होते हैं, 4 समूह होते हैं। ए बी होते हैं, और उसके बाद ए बी होते हैं, उसके बाद ओ होते हैं। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा दानकर्ता किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा ओ को, और सबसे एक्सेप्टर किसको बोलते हैं, ए बी को बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान देनी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा का बादाम पहाड़ी में कौन सा अयस्क निकाला जाता है, ये हेमेटाइट, लोहे का अयस्क है हेमेटाइट। एंथ्रासाइट दोस्तों आपका कोयले का अयस्क हो जाता है। क्या दोस्तों, कोयले का अयस्क हो जाता है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। कोयले का अयस्क आपका एंथ्रासाइट हो गया। उसके बाद होता है दोस्तों, याद रखिएगा, बिटुमिनस। क्या याद रखेंगे, बिटुमिनस याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा, याद रखिएगा, इसके बाद होता है लिग्नाइट। क्या दोस्तों, लिग्नाइट होता है। ये भी चीज ध्यान देनी है। उसके बाद होता है पीट। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। सबसे घटिया कोयला कौन होता है, पीट होता है। भारत में सबसे अधिक कौन होता है, तो ब्यूटीमिनस होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। हेमेटाइट हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया। देखिए मगध की जब बात करेगा तो इसमें दोस्तों कई वंश ने शासन किया। इसको याद करने का ट्रिक है, याद रखिएगा, इसको याद करने का ट्रिक है, यहाँ पर लिख दिया जाता है हसीन मसुकसा। क्या याद रखिएगा, हसीन मसुकसा को याद रखनी है। ठीक है, यहाँ से आपका टोटल चीज बन जाएगा। जैसे ह से हो जाएगा दोस्तों आपका हर्यक वंश, स से हो जाएगा, सी से हो जाएगा शिशु नाग वंश। क्या याद रखेंगे, शिशु नाग वंश। नौ से हो जाएगा आपका नंद वंश। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिएगा मसुक। मौ से हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, मौर्य वंश, मौर्य वंश हो जाएगा। सु से हो जाएगा, याद रखिएगा, शुंग वंश। और क से हो जाएगा आपका कण्व वंश। सा से हो जाएगा, याद रखिएगा, सातवाहन वंश। क्या याद रखेंगे, सातवाहन वंश हो जाएगा। तो यहाँ पर से सभी वंश को देख लिए। अब आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा शुंग वंश के बाद, यानी शुंग वंश के बाद कौन हो जाएगा, कण्व वंश। तो कण्व वंश हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। इसके संस्थापक भी पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा हर्यक वंश के संस्थापक आपका कौन हो जाएगा, बिंबिसार हो जाएगा। ठीक है, शिशुनाग का संस्थापक शिशुनाग ही है। याद रखिएगा नंद वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, महापदानंद हो जाएगा। कौन दोस्तों, महापदम नंद हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। शुंग वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। कण्व वंश का संस्थापक आपका हो जाएगा वासुदेव। कौन हो जाएगा दोस्तों, वासुदेव हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा।
उसके बाद सातवाहन वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा सिमुख हो जाएगा। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है। अस्त्र दोस्तों हम लोग कहाँ छोड़ते हैं, ऊपर छोड़ते हैं। ये दोस्तों हवा और हवा का मिसाइल है, हवा में हवा का मिसाइल, तो वायु और वायु से मिसाइल हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। डीआरडीओ का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा 1958 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। तो 1916 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। याद रखिएगा 1916 का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो अंबिका चरण मजमूदार ने। क्या याद रखेंगे, अंबिका चरण मजमूदार ने इसका याद रखिएगा क्या किया था, अध्यक्षता किया था। ठीक है, मजमूदार, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस का याद रखिएगा गठन कब हुआ था दोस्तों, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गठन इसका हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, मुंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। इसका गठन किसने किया था, तो ए ओ ह्यूम ने के द्वारा किया गया था। इसका प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था और उसका अध्यक्ष किसने किया था, WC बनर्जी ने। ये भी आपका बिहार दरोगा का पूछा हुआ प्रश्न है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार में किया था, 1916 में याद रखिएगा नरम दल और गरम दल दोनों दोस्तों मिल गए थे, जो कि आपका 1907 के सूरत अधिवेशन में जो अलग हुआ था। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था। यही क्वेश्चन अभी तुरंत हमने बताया। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था विभाजन, ये कब हुआ था, सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो याद रखिएगा रास बिहारी घोष ने। याद रखिएगा बोस नहीं देना है, रास बिहारी घोष के द्वारा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो मतलब कि अलग हुआ था, विभाजन हुआ था, ये दोस्तों याद रखिएगा उग्रवादी और उदारवादी के बीच, यानी नरम दल और गरम दल के बीच। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित किया है। देखिए गोपालगंज, सीवान, बक्सर, रोहतास, यही हो जाएगा। 1 2 3 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये उत्तर से दक्षिण ही आपका सजा हुआ है। ठीक है, बात करिएगा बिहार। बिहार में दोस्तों कुल कितने जिला है, तो याद रखिएगा बिहार में जिला की बात करिएगा तो 38 जिला है। और सबसे नवीनतम जिला कौन हो जाएगा, तो अरवल हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान दीजिएगा। बिहार की अगर बात करिएगा, क्षेत्रफल की बात करिएगा तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपको जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। विषम को चुनना है इसमें, ये रीजनिंग का सवाल हो जाता है। जैसे नाई, नाई मतलब होता है जो आपका केस काटता है। लोहार, बढ़ई, ये सब दोस्तों एक प्रकार का बोल सकते हैं जाति है। लेकिन दर्जी का कोई भी जाति नहीं होता है। तो यही आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी से आप फर्नीचर बना सकते हैं, तो गेहूं से रोटी बना सकते हैं। बहुत ही इजी सवाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है। बात करिएगा आपातकाल। आपातकाल की चर्चा संविधान के भाग 18 में की गई है। और दोस्तों ये कहां से कहां तक है, 352 से लेके 356 तक इसमें आर्टिकल किए गए, 360 तक आर्टिकल इसमें आते हैं। ये चीज़ ध्यान देनी है। 352 में दोस्तों आपका क्या होता है, याद रखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल होता है। क्या याद रखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। वहीं 356 की बात करेगा तो इसमें दोस्तों राजकीय शासन या तो बोल सकते हैं राष्ट्रपति शासन, इसी में कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। यानी कि राज्य में जब दोस्तों विफलता की प्रकृति आती है तो वहाँ पर दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 360 में आपका वित्तीय आपातकाल होता है। क्या बोलेंगे, वित्तीय आपातकाल होता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो इस अनुच्छेद में बोला गया है कि जब आपातकाल लागू होता है तो उसमें से कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो कि कभी भी निष्क्रिय नहीं होता है। तो अनुच्छेद 20 और 21। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 20 में क्या बोला गया है, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। तो याद रखिएगा अगर आप कहीं भी दोषी पकड़ाते हैं तो आपको दोस्तों जो मतलब बोल सकते हैं कि दोषी जो है आपको करार दिया जाएगा। तो आप अपने अनुसार से याद रखिएगा आपको संरक्षण दिया जाएगा। और 21 में बोला गया है, याद रखिएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या बोलेंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपको स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन है। देखिए विशाखापट्टनम, हल्दिया, हल्दिया हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह हल्दिया है। हल्दिया बंदरगाह को याद रखिएगा। इसमें अगर बात करिएगा हल्दिया बंदरगाह को कोलकाता बंदरगाह का भार कम करने के लिए इसमें दोस्तों इसका निर्माण किया गया था। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों ये पेट्रोलियम के लिए बहुत ही लाभदायक जाने जाते हैं। पेट्रोलियम के लिए, आयात निर्यात के लिए ये बंदरगाह को जाना जाता है। पारादीप दोस्तों कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ठीक है, विशाखापट्टनम आपका कहाँ पर है, चेन्नई में हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आपका कोच्चि कहाँ पर है, केरल में है। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए
बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? समान नागरिक संहिता का प्रावधान अनुच्छेद 44 में किया गया है। और याद रखिएगा अनुच्छेद 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था, किस राज्य में? गोवा में है। और अभी दोस्तों याद रखिएगा ये जो विधेयक बिल पूछेगा, विधेयक बिल कहाँ पर बना, तो याद रखिएगा ये आपका उत्तराखंड में बना। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद दोस्तों यहाँ पर 43 है। अनुच्छेद 43 में बोला गया निर्वाह योग्य मजदूरी। क्या याद रखेंगे? निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी कि अगर एक व्यक्ति अगर आपके यहाँ काम खट रहा है तो उसको दोस्तों उतना मजदूरी देना चाहिए जिसपे कि वो अपना जीवन यापन कर सके। एक आता है 43 का ख, 43 के क में आता है, याद रखिएगा, उद्योगों को बढ़ावा देना, यानी कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये बोला गया। और 43 के ख में बोला गया, याद रखिएगा, सहकारी समिति। क्या याद रखेंगे? सहकारी समिति को ध्यान दीजिएंगे। अनुच्छेद 40 में बोला गया ग्राम पंचायत का गठन। और ये सभी अनुच्छेद जो है डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। और ये संविधान के भाग 4 में है। और अनुच्छेद की बात करेगा तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 36 में क्या बोला गया? डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उसकी परिभाषा बताया गया है। यहाँ बात करेगा थोड़ा सा सभी अनुच्छेद को एक बार देख लीजिए। 37 में बोला गया है, याद रखिएगा, डीपीएसपी राज्य में परिवर्तनीय नहीं होगा। 38 में बोला गया है लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में। 39 में बोला गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में बोला गया है ग्राम पंचायत का गठन। 41 में बोला गया है, याद रखिएगा, कुछ दशाओं में सरकारी समाज मतलब सेवा और दोस्तों शिक्षा देना। 42 में बोला गया है, याद रखिएगा, प्रस्तुति सहायता। 43 अभी तुरंत हमने बताया, याद रखिएगा, निर्वाह योग्य मजदूरी। 43 का क में मतलब कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। 43 के ख में सहकारी समिति। 44 आपका प्रश्न पूछा गया था समान सिविल सहायता। 45 में बोला गया है, याद रखिएगा, 6 वर्ष के कम बच्चे को शिक्षा देना माता पिता का अधिकार होगा। 46 में बोला गया है अनुसूचित जाति एवं जनजाति। 47 में बोला गया पोषण स्तर को बढ़ावा देना। 48 में बोला गया है, याद रखिएगा, 48 में बोला गया है कृषि एवं पशुपालन। 48 के क में क्या बोला गया है, याद रखिएगा, वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण। 49 में बोला गया है राष्ट्रीय स्मारक एवं संरक्षण। और दोस्तों 50 में बोला गया कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथकीकरण। और 51 में बोला गया है विदेशी शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझौता। ये चीज़ ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहां पर आयोजित किया गया था? तो विशाखापत्तनम में। याद रखिएगा कुपुलवत्ता विशाखापत्तनम में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पूगा घाटी लद्दाख के लिए प्रसिद्ध है। ये दोस्तों भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश का भी एक भूतापीय के लिए है, उसका नाम है मणिखेत सर। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नाम में आपको दिक्कत हो जाएगा हमको, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित हो तो लोकसभा की बैठक का सुगम कौन बनाता है? तो दोस्तों अध्यक्ष का पैनल द्वारा कोई भी व्यक्ति बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होगा। इसकी चर्चा संविधान के दोस्तों कितना अनुच्छेद में किया गया है? तो 93 अनुच्छेद में किया गया है। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों बात करिएगा लोकसभा का दोस्तों लोकसभा का अनुच्छेद कितना में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 81 में है। और ये दोस्तों संसद के अंग है। क्या दोस्तों? संसद के अंग है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। संसद के इसको निम्न सदन बोला जाता है। क्या दोस्तों? संसद का इसको निम्न सदन के रूप में जाना जाता है। और इसका गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में लोकसभा का गठन हुआ था। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि, बात करेगा अध्यक्ष की चुनाव की तिथि, ये राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। तो लोकसभा याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रहा है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? आपको याद रखना है ओम बिरला। क्या याद रखेंगे? ओम बिरला जी को याद रखिएगा, ये आपका 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन है? देखिए जब भी भंडारण की बात करेगा तो भंडारण में दोस्तों आपका कौन हो जाएगा? तो 1 नंबर पे झारखंड हो जाएगा। 2 नंबर पे आपका ओडिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। और 3 नंबर पे आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या दोस्तों? छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। और 4 नंबर पे आपका हो जाएगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये आपका भंडारण का क्रम है। वहीं आपको यहाँ पर उत्पादन से भी क्रम पूछा जाता है, तो उत्पादन में सबसे पहले हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। उसके पास हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्रम को क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। चलिए बढ़ेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? हमने कल भी बताया था दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू द्वारा जो लिखा गया था, वो पुस्तक आप लोग को बतानी है, कल भी हमने बताया था। इसका नाम था द स्पिरिट। क्या बोलेंगे? द स्पिरिट था नाम, द स्पिरिट ऑफ लव।
ये किसका था दोस्तों? तो मॉन्टेस्क्यू का पुस्तक था और रूसो द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लिखा गया था। ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। और रूसो के इस पुस्तक में बोला गया था कि आदमी दोस्तों, कोई भी मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन दोस्तों वो जीवन भर जो है जंजीरों से जकड़ा हुआ रहता है। यह दोस्तों इस पुस्तक में बोला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? देखिए पूर्वी तट की बात करेगा तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा पश्चिमी तट और ये हो जाएगा पूर्वी तट। तो पूर्वी तट में दोस्तों कौन आता है? उड़ीसा आता है, आंध्र प्रदेश आता है और आपका कौन आता है? ये आपका तमिलनाडु आता है। और ये ध्यान दीजिएगा आपका पश्चिम बंगाल आता है, यानी यहाँ पर तमिलनाडु आएगा। यहाँ पर से देखिए कोल्लम एर्नाकुलम ये दोनों कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। कोचीन तो आपको पता होगा केरल में है। तो तूतीकोरिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 52वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? देखिए भाषा की बात करेगा तो संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? याद रखिएगा, संविधान की अगर अनुसूची की बात करेगा तो अनुसूची में दोस्तों कितना में किया गया है? 8 में किया गया है। संविधान के मूल अनुसूची में कितना भाषा था? 14 भाषा था। लेकिन याद रखिएगा 15वां भाषा जो है सिंधी जोड़ा गया। और दोस्तों इसको कब जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ा गया था। और भाषा बढ़कर कितना हो गया? 15 हो गया। उसके बाद दोस्तों 71वां संविधान संशोधन होता है 1900, याद रखिएगा 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। और इसमें 3 भाषा जोड़ा गया। उसको याद करने का ट्रिक है नमक, यानी कि नेपाली और मणिपुरी और कोकनी। ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा, नेपाली, मणिपुरी और कोकनी को ध्यान देनी है। ये दोस्तों 3 भाषा जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन में। उसके बाद एक संविधान संशोधन होता है 52वां संविधान संशोधन 2003 में, और इसमें 4 भाषा जोड़ा गया। उसको याद करने का ट्रिक है बोडमास। क्या याद रखेंगे? बोडमास को याद रखेंगे। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। यहाँ पर से देख लीजिए कौन भाषा जोड़ा गया था? कोकनी, सिंधी, मणिपुरी। ये दोनों पहले जोड़ा गया था। संथाली हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों प्रश्न आपको पूछा जाएगा, तो एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं करनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया? योजना आयोग का गठन याद रखेगा 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था। ये भी चीज़ ध्यान देनी है। तो 1950 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये एक प्रकार का बोल सकते थे गैर संवैधानिक योजना है। क्या बोलेंगे? गैर संवैधानिक आयोग है। तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसी के स्थान पर याद रखिएगा मोदी सरकार में 1 जनवरी, क्या ध्यान रखेंगे, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में चेंज कर दिया। क्या दोस्तों? नीति आयोग इसका नाम कर दिया। तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। नीति आयोग किसके रूप में काम करते हैं? तो याद रखिएगा थिंक टैंक रूप में काम करते हैं। ये भी चीज़ ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत का संघ कौन करेगा? प्रधानमंत्री। तो ये हो जाएगा ए। राज्य दोस्तों राज्यपाल, तो ये हो जाएगा बी। नगर निगम दोस्तों याद रखिएगा सरपंच नहीं महापौर करेगा। तो ये हो जाएगा डी। और ग्राम पंचायत दोस्तों कौन करेगा? सरपंच, यानी सी। ए बी डी सी, ए बी डी सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। देखिए भारत जो है, भारत के बोल सकते हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? राष्ट्रपति में। लेकिन वास्तविक अगर पूछेगा तो वो आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। समांतर श्रेणी एपी 23, 29, 35, 41 का नम्मा पद। जब भी नम्मा पद पे है तो याद रखना है ए प्लस 8D इसका फॉर्मूला होता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ए निकालने के लिए सबसे पहला पद जो है आपका 23 हो जाएगा ए। और डी निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरे पद से पहले पद को घटा लेंगे। तो 29 में अगर 23 को घटेगा तो ये हो जाएगा 6। तो डी बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। और दोस्तों ए प्लस 8D आपको निकालना है। तो ए कितना है? 23 है प्लस 8, और डी आपका कितना है? 6 हो जाएगा। यानी कि 23 प्लस 48 आपका हो जाएगा। 23 प्लस 48 कितना हो गया? 8 3 11 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया, यानी 71 आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीआई टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो जीआई टैग याद रखेगा डब्ल्यूटीओ द्वारा प्रदान किया जाता है। डब्ल्यूटीओ का गठन कब हुआ था? तो याद रखेगा 1 जनवरी 1995 को इसका गठन किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर? 1995 को इसका गठन किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो जनेवा में, स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों इसका अभी मुख्य अगर अध्यक्ष पूछेगा इसका डब्ल्यूटीओ का अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेगा नागोजी ओंकाजा। क्या बोलेंगे? नागोजी ओंकाजा है। तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। अभी नई भी जो है यही बनी है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। डब्ल्यूटीओ का हिंदी में क्या होता है? याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन। क्या याद रखेंगे? विश्व व्यापार संगठन। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। उसके बाद दोस्तों इसका जो पहले नाम था डब्ल्यूटीओ जो है, इसका पहले नाम था गेट नाम था। तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसका दोस्तों स्थापना कब किया गया था? तो 1948 में किया गया था। ये भी आपको याद रखनी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर का युद्ध दोस्तों कब होता है? याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच होता है? याद रखिएगा अंग्रेजी सेना, भारतीय सेना और अंग्रेजों के बीच होता है। क्या दोस्तों? भारतीय सेना और अंग्रेजों के बीच होता है। भारतीय सेना में कौन कौन शामिल था? याद रखिएगा बंगाल का नवाब कौन हो जाएगा? मीर कासिम। बंगाल का नवाब मीर कासिम। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा अवध का नवाब दोस्तों कौन हो जाएगा? साउद्दौला। कौन दोस्तों? याद रखिएगा अवध का नवाब हो जाएगा सुहददौला। याद रखिएगा सुहददौला हो जाएगा। इसका नाम थोड़ा सा हमको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, याद नहीं आ रहा है। और दोस्तों याद रखिएगा उस समय दोस्तों अगर पूछेगा कि मुगल वंश का शासक कौन था तो याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय। याद रखेंगे शाह आलम द्वितीय। तो बक्सर के युद्ध में याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के बाद दोस्तों याद रखिएगा दो संधि होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। क्या बोलेंगे? इलाहाबाद का संधि बोलेंगे। और ये किसके किसके बीच होता है? तो रॉबर्ट क्लाइव और याद रखिएगा शाह आलम के बीच। और इसमें दोस्तों क्या बोला गया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दोस्तों दीवानी अधिकार किसको दिया जाएगा? अंग्रेजों को दिया जाएगा। उसके बदले में याद रखिएगा अंग्रेजों द्वारा जो है मुगल शासक को 26 लाख वार्षिक पेंशन दिया जाएगा। और इलाहाबाद का संधि कब हुआ था? तो याद रखिएगा ये हुआ था 1765 में। दो संधि हुआ था, 12 अगस्त 1765 को और 16 अगस्त 1765 को। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अध्यात्मक सरकार की विशेषता क्या है? इसका दोस्तों विशेषता स्वतंत्र कार्यपालिका होगा, शक्ति का विभाजन, ये दोनों होगा इसका आंसर। तो देख लीजिएगा एक बार बी और सी इनका दोनों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पुलिस को ईसी, ये रीजनिंग का सवाल होगा। पी को दोस्तों क्या लिखा गया? सबसे लास्ट। ओ को दोस्तों इसी तरह दोस्तों WRITER, तो यहाँ पर से हो जाएगा RETIRW। यहाँ पर से देख लीजिए RET कहाँ पर है? REW हो गया, REW। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आकृति को पूरा करिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर से नीचे आयत था, यहाँ पर से नीचे आयत हो गया और ऊपर त्रिभुज था तो नीचे त्रिभुज हो गया। उसी तरह दोस्तों नीचे गोला है तो इसको गोला कर देंगे, 3 गोला कर देंगे। ठीक है, 3 गोला नहीं हो रहा है। और दोस्तों ऊपर दोस्तों आपका ये उस तरह हो जाएगा। ये देख लीजिए कहाँ पर है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होती है? तो याद रखिएगा बहुत कम गतिज ऊर्जा होगा, यही बिल्कुल राइट आंसर। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट याद रखिएगा पदार्थ की हम लोग बोलेंगे इसको 5वीं अवस्था बोलते हैं। क्या दोस्तों? पदार्थ की 5वीं अवस्था किसको बोलेंगे? याद रखिएगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और ये दोस्तों जितना भी आप पदार्थ को ठंडा करते जाइएगा तब आपको दोस्तों पदार्थ की 5वीं अवस्था आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषम को चुनना है। देखिए सभी का दोस्तों तीर जो है इस तरह नीचे आया है, इसका भी दोस्तों तीर दोस्तों क्या हो गया है? ऊपर चल गया है। यही आपका विषम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मुंगेर जिला से किस जिले का स्थलीय सीमा नहीं लगता है? तो मुंगेर जिला से दोस्तों भागलपुर का लगता है, जमुई लगता है, लखीसराय, मधेपुरा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देखिए, पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को कहाँ जोड़ती है? तो पूर्वी पश्चिमी गलियारा की बात करिएगा तो ये दोस्तों असम के सिलचर को, और दोस्तों ये कहाँ से जोड़ती है? गुजरात को जोड़ती है। तो गुजरात के दोस्तों कहाँ पर जोड़ती है? तो ये आपका असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। तो पोरबंदर इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहीं पर से आपको पूछ सकता है उत्तरी दक्षिणी गलियारा। क्या दोस्तों? उत्तरी दक्षिणी गलियारा पूछ सकता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों कहाँ से? श्रीनगर को जोड़ती है, कहाँ से? कन्याकुमारी को। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। और ये दोनों जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा और उत्तरी दक्षिणी गलियारा जो एक दूसरे पर मिलती है वो कहाँ पर मिलती है? तो याद रखिएगा झांसी में मिलती है। ये चीज़ भी याद रखनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया है? देखिए भारत रत्न की शुरुआत दोस्तों कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में जो भारत रत्न शुरुआत किया गया था उस समय 3 व्यक्ति को, अभी तक बोला गया कि भारत रत्न में 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाएगा, लेकिन मोदी के सरकार में दोस्तों भारत रत्न भी 5 व्यक्ति को दिया जा रहा है। इससे आप पता कर सकते हैं 3 व्यक्ति को जो दिया गया था वो कौन था दोस्तों? तो याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी था, और दोस्तों कौन था? आर वेंकटरमन था, और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन थे। ठीक है, अभी अगर बात करिएगा 2024 में, वर्तमान में दोस्तों 2023 में किसको किसको भारत रत्न दिया गया? तो याद रखिएगा 5 व्यक्ति को दिया गया। एक दोस्तों आपका हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर जिसको मरणोपरांत दिया गया है, और ये दोस्तों बिहार के, याद रखिएगा बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे और इसको जननायक के रूप में हम लोग जानते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों 5 व्यक्ति को, 4 और व्यक्ति को दिया गया है, वो दोस्तों PV नरसिम्हा राव को दिया था। PV नरसिम्हा राव को दिया गया है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों किसान में याद रखिएगा MS स्वामीनाथन को दिया गया, हरित क्रांति के जनक बने वाले MS स्वामीनाथन को दिया गया। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह को दिया गया। किसको? चौधरी चरण सिंह को दिया गया। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। 3 व्यक्ति हो गया, और एक व्यक्ति को दिया गया है लाल कृष्ण आडवाणी को। क्या याद रखेंगे? लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया। ये भी चीज़ एकदम ध्यान देनी है। चलिए
बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कोयना बांध किस राज्य में है? कोयना बांध दोस्तों याद रखिएगा कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में। तो यहीं से राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। कोयना बांध याद रखिएगा कृष्णा नदी का सहायक बांध है, ये भी चीज ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। क्या दोस्तों? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। इसकी कई सारी सहायक नदियां होती है, जैसे तुंगभद्रा हो गया, घाट प्रवाह हो गया, माल प्रवाह हो गया, ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 21 का संबंध हो जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। शिक्षा का अधिकार दोस्तों किस में हो जाएगा? यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा, ये अनुच्छेद 32 में हो जाएगा। और धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, ये अनुच्छेद कितना में हो जाएगा? याद रखिएगा अनुच्छेद 26 में। अब दोस्तों बात आता है यहाँ पर मौलिक अधिकार। क्या दोस्तों? मौलिक अधिकार की बात आता है। मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के याद रखिएगा भाग 3 में है, और अनुच्छेद की बात करेगा 12 से लेकर 35 तक है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। 12 में मौलिक अधिकार की परिभाषा दिया गया है। 13 में दोस्तों याद रखिएगा ये बोला गया है कि न्यायालय में अपील कर सकते हैं। 14 में बोला गया विधि के समक्ष समानता। 15 में बोला गया धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में अवसर की समानता। 17 में अस्थिरता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में दोस्तों दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 में बोला गया है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। 23 में बोला गया है बलात्श्रम या बेगारी प्रथा। 24 में बोला गया 14 वर्ष के कम बच्चे को शिक्षा कि बोल सकते हैं कारखानों में शामिल नहीं किया जाएगा। 25 में बोला गया धार्मिक स्वतंत्रता। 26 में बोला गया धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। 27 में बोला गया है याद रखिएगा धार्मिक कार्य के लिए जितना भी धन इकट्ठा करेंगे उस पर टैक्स नहीं दिया जाएगा। 28 में बोला गया है कोई भी विद्यालय अगर सरकारी रूप से पूरी पैसा से चल रहा है तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में बोला गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के बारे में संरक्षण। 30 में बोला गया है याद रखिएगा अल्पसंख्यक वर्ग के जितने भी हित के संरक्षण दिया जाएगा वो अपना शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं, वहां पर शासन प्रशासन कर सकते हैं। और 32 में बोला गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। पहाड़ों पर जल उबलता है। देखिए पहाड़ों पर जल उबलता है, ये याद रखिएगा जैसे आपका समुद्र हो गया दोस्तों, समुद्र से अगर तुलना करिएगा समुद्र पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो समुद्र के तल पर कम ताप पर, समुद्र के तल से कम ताप पर यही हो जाएगा। जैसे हम पहाड़ों पर ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, दाब आपका घट जाता है। दाब जब दोस्तों घट जाएगा, दाब दोस्तों बढ़ जाएगा। दाब दोस्तों जैसे ही बढ़ता है याद रखिएगा वहाँ पर दोस्तों टेम्परेचर भी आपका घट जाता है और आपका कम ताप पर ही जल उबल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। राजा राम मोहन राय का जन्म दोस्तों 1774 ईस्वी में याद रखिएगा बंगाल के राधानगर में हुआ था। कहाँ पर? बंगाल के राधानगर में हुआ था, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों इसने याद रखिएगा 1815 ईस्वी में आत्मीय समाज का गठन किया। याद रखेंगे आत्मीय समाज का गठन किसने किया? याद रखिएगा ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1828 ईस्वी में इसने क्या किया था? याद रखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। क्या दोस्तों? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। और 1829 ईस्वी में इसने याद रखिएगा सती प्रथा का भी अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से, ये चीज ध्यान दीजिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने याद रखिएगा 1875 ईस्वी में आर्य समाज का गठन किया था और दोस्तों इसका नारा था वेदों की ओर लौटो। स्वामी विवेकानंद ने याद रखिएगा 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और 1897 ईस्वी में याद रखिएगा इसने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। तो ये सब चीज को ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है? प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए प्रतिबंधन डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं? देखिए एंजाइम का बात करिएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या दोस्तों? न्यूक्लियस पाया जाता है और ये दो प्रकार का होता है। एक दोस्तों एक्सो न्यूक्लियस, एक होता है एंडो न्यूक्लियस। क्या दोस्तों? एंडो न्यूक्लियस होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसी दोनों को दोस्तों जब अलग होता है तो इसको जोड़ने में एक चिपचिपा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइगेज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। डिमेट्रियस किसके समकालीन था? तो याद रखिएगा सालिसुका के समकालीन था। सालिसुका याद रखिएगा मौर्य वंश का शासक था। कौन दोस्तों? मौर्य वंश का शासक था, तो इसी के दरबार में डेमेट्रियस आया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो याद रखिएगा मंत्रिपरिषद के
भंग करने के लिए करता है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश को हटाने हेतु करता है। यहाँ पर से 1 और 2 दोनों सही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देनी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और यहाँ पर भी दिया गया है विधानसभा भंग करने हेतु, तो ये भी हो जाएगा, यानी राज्यसभा में संबंधित ठप, ये तो दोस्तों आपका हो जाएगा राष्ट्रपति शासन, इसके लिए नहीं करता है, तो ये आपका हो जाएगा आपातकाल। तो यहाँ पर से हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, दिलवारा का जैन मंदिर किस पर्वत है, माउंट आबू पर्वत पर है। दिलवारा का जैन मंदिर याद रखिएगा चालुक्य वंश के शासक, चालुक्य वंश के शासक, और याद रखिएगा आपका हो जाएगा, याद रखिएगा एक दोस्तों भीम द्वितीय, क्या दोस्तों भीम द्वितीय, सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय का सेनापति था दोस्तों कौन, सेनापति आपका हो जाएगा कौन, याद रखिएगा बिमल शाह। बिमल शाह ने ही दोस्तों ये याद रखिएगा दिलवारा का जैन मंदिर बनाया था, और इसमें याद रखिएगा जैन मंदिर से संबंधित था, और इसमें दोस्तों कौन सा था, श्वेतांबर जैन मंदिर को माना जाता है, श्वेतांबर धर्म के इसमें माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर सेठी किस खेल से संबंधित थे, ये बैडमिंटन से संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मेजर ध्यानचंद्र रत्न पुरस्कार याद रखिएगा, ये दोस्तों मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर, और खेल दिवस जो हम लोग मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, 29 अगस्त को मनाने का हम लोग मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, त्वरित कार्य RAF किस सैनिक बल का भाग है, ये CRPF का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है, तो समाजवादी स्वीकार की बात करेगा तो इसमें दोस्तों पर्यावरण संरक्षण, पूंजी, आर्थिक समानता, निजी संपत्ति का इसमें कोई भी स्वीकार नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है, अंतर विवाह कहलाता है, क्या दोस्तों अंतर विवाह कहलाता है, ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषम को चुनना है, पैर टखना से संबंधित है, हाथ जो है कलाई से, बाह दोस्तों कंधा से, सिर पेट से संबंधित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी ही आपका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है, ये हो जाएगा बेंगलुरु, कौन हो जाएगा दोस्तों, बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में पूरे राज्य में वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था, तो दीवान देखता था, कौन दोस्तों दीवान देखता था, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, सल्फर डाइऑक्साइड और याद रखिएगा ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करेगा ये उष्माक्षेपी है, तो क्या होगा, तो याद रखिएगा जब उष्माक्षेपी होगा तो यहाँ पर से ध्यान देनी है, तो यहाँ पर से सबसे पहले क्या हो जाएगा, निम्न ताप हो जाएगा, क्या दोस्तों निम्न ताप हो जाएगा, तो याद रखिएगा, और आपका उच्च दाब हो जाएगा, क्या दोस्तों उच्च दाब स्थिर दाब नहीं, उच्च दाब और निम्न ताप भी होगा, दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है, गलत को चुनना है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से यौगिक बनता है, बिल्कुल ठीक, जैसे हाइड्रोजन हो गया दोस्तों, और आपका ऑक्सीजन हो गया, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ी सी माफी चाहते हैं, 1 मिनट। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों हाइड्रोजन जो है जल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, तो ये दोस्तों जल का निर्माण करेगा, तो इसमें दोस्तों 2 संयोजन अभिक्रिया होगा, तभी दोस्तों यहाँ पर यौगिक का निर्माण होगा। उसके बाद बोल रहा है यौगिक का गुण मूल तत्वों से भिन्न होता है, बिल्कुल यौगिक का गुण जो है ये जल बना, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन ये दोनों अलग है। मिश्रण 2 या 2 अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से, नहीं दोस्तों रासायनिक संयोजन से नहीं मिलता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मिश्रण दोस्तों आपको याद रखनी है, भौतिक प्रक्रिया द्वारा इसको हम लोग तैयार कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है, सेंडल पीक याद रखिएगा उत्तरी अंडमान के सबसे ऊंचा द्वीप पर है, और ये कितना ऊंचाई है, 732 मीटर इनकी ऊंचाई है, ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लंगर हिस द्वीप किस अंग में का भाग है, तो ये याद रखिएगा अग्नाशय का भाग है, और इसमें दोस्तों 3 स्राव होते हैं, 3 हार्मोन का स्राव होते हैं, जैसे आपका हो गया अल्फा बीटा और गामा, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अल्फा बीटा से क्या होता है, ग्लूकोगोन हार्मोन, क्या बोलेंगे ग्लूकोगोन हार्मोन होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। बीटा सेल से आपका इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, क्या बोलेंगे इंसुलिन हार्मोन का हरा होता है, और गामा हार्मोन से याद रखिएगा सिमेस्टेसिक हार्मोन कुछ है, इसी तरह से निर्माण होता है, ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, थल सेना स्थल पे रहता है, नौसेना जल में रहेगा, बहुत ईजी सवाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य है, यानी कि मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में कौन सत्य है, मिथाइल अम्ल में लाल होगा, क्षार में पीला, यही आपका सत्य होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुल सीटों की आवश्यकता, अगर लोकसभा में याद रखिएगा 543 सीट है, तो इसका दोस्तों 10% की बात करिएगा, तो ये दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, लगभग 54.3, तो 55 सीट आपका 10वां भाग होता है विपक्षी दल के नेता को प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं, और इसका कार्यकाल की बात करेगा तो इसका कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष का होता है, तो ये भी आपको ध्यान देनी, जब ये सवाल पूछ लिया तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है,
हेडक्वार्टर की बात करेगा तो यह हो जाएगा द हेग में। कहाँ पर दोस्तों? द हेग में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? चुनावी क्षेत्र के प्रशासन में, पंचायती राज के सीटों में, ये दोनों में नहीं करता है। चुनाव न्यायालय याद रखिएगा इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1946 में शाही नौसेना विद्रोह नेतृत्व किया था। शाही नौसेना विद्रोह किसने किया था? एम.एस. खान ने। और ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया था? तो डेजर्ट नाइट। ये अब उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कोर ओवर एआई कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है? तो भारत जीपीटी। क्या दोस्तों? भारत जीपीटी। ये भी उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है। ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है, ये दोस्तों किस में किया जाता है? सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक किया जाता है। सिस्टोलिक का कितना होता है? 120/80। तो यही हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि, सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि आपका हो जाएगा दूसरी सबसे कौन हो जाएगा? अग्नाशय। ये चीज ध्यान दीजिएगा, अग्नाशय को हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, यानी मिश्रित ग्रंथि भी इसको हम लोग नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड का ऊर्जा। ऊर्जा की जब भी बात करेगा तो ऊर्जा का दोस्तों ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत ये कहता है कि ऊर्जा की न तो हम उत्पत्ति कर सकते हैं, न तो ऊर्जा को हम समाप्त कर सकते हैं। ये दोस्तों याद रखिएगा स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं? प्लेनीमीटर बोलते हैं। हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या बोलते हैं? आर्द्रता मापते हैं। क्या दोस्तों? आर्द्रता। एनीमोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? हवा की गति को मापते हैं। रोटामीटर से क्या मापते हैं? याद रखिएगा जब भी आप दोस्तों कोई भी बल्ब जगाते हैं तो उसमें दोस्तों क्या उसका स्पीड जो पड़ा करता है उसको हम लोग रोटामीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, इसका दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों यहाँ से रीजनिंग का सवाल आपको 10-12 है, तो इसको आप लोग एक बार बना लीजिएगा और दोस्तों इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग। आपको कमेंट में करनी है कि आपने कितना नंबर इसमें ला पाया। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।